बेसिकली इनकम टैक्स ये बोलता है कि 5 तरीके की इनकम होती है इनकम टैक्स। कौन कौन सी होती है 5 तरीके की इनकम? इनकम फ्रॉम सैलरी। इन्होंने इनकम 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 का क्लासिफिकेशन किया है। इनकम का क्लासिफिकेशन किया है कि इनकम जो है किसी पर्सन की इनकम के पैसे कमाने के 5 सोर्स हो सकते हैं। ठीक है ना? इनकम अर्न करने के 5 सोर्स हो सकते हैं किसी के। तो वो 5 सोर्स कौन कौन से हैं? किसी को सैलरी का इनकम हो सकता है, जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है, तो वो इनकम किसका है? एम्प्लॉय का। तो वो एम्प्लॉय का जो इनकम होगा वो सैलरी एड का इनकम माना जाएगा इन द, क्या बोला जाएगा, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी पैसा मिलता है वो क्या होगा? सैलरी का पैसा माना जाएगा। और उस इनकम का क्लासिफिकेशन जैसे अपने स्टार्ट किया था, तो उसमें अपन ने देखा कि सबसे पहले अपन किसी का टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं तो क्या करेंगे? टोटल इनकम के कंप्यूटेशन के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे उसका किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पर्सन कौन है, वो असेसी कौन है। ठीक है, वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, ईओपी है, बीओआई क्या है उसका। फिर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, जो अपन ने पढ़ लिया है वो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है। एचयूएफ है तो वो कौन सा है, फर्म है तो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। ओके। उसके बाद में अपन ने उसमें देखा कि कौन से असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के लिए आप देख रहे हैं, याद आ रहे हैं ना सब, कि प्रीवियस ईयर कौन सा है और असेसमेंट ईयर कौन सा है, वो अपन चेक करते हैं। उसके बाद में इनकम का क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किसी पर्सन को पर्टिकुलर इनकम है तो वो कौन, उस इनकम को क्लासिफाई करोगे आप। क्लासिफिकेशन के लिए आपके पास 5 हेड है। हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? 5। तो उन हेड्स ऑफ इनकम में आप देखोगे पहला हेड आता है सैलरी का। अगर किसी को सैलरी की इनकम है तो सैलरी हेड में लेके जाओगे। हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। घर किराए पे दे रखा है, दुकान किराए पे दे रखी है, तो वो किराए की इनकम होगी, वो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी हेड। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में अपन तीसरा ये देखते हैं कि किसी को अगर बिजनेस प्रोफेशन है, काम धंधे वाले लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम है, खुद का बिजनेस है, उनकी इनकम जो जाएगी वो किस में जाएगी, किस हेड में जाएगी उनकी इनकम? बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी उसकी इनकम। चौथा अपन ने देखा था कि कैपिटल गेन है, कैपिटल असेट को बेचने से जो इनकम होती है। कैपिटल असेट मीन व्हाट, वो अपन पढ़ेंगे कैपिटल गेन चैप्टर में। फॉर एग्जांपल शेयर्स कैपिटल असेट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड प्लॉट बेच दिया, घर बेच दिया, ये भी कैपिटल असेट है। ठीक है, तो कैपिटल असेट को बेचने से जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन में लेके जाएंगे। उसके बाद में पांचवा रेजिडुअल हेड होता है, जिसका कोई नहीं, उसका कौन होता है? रेजिडुअल, मतलब अदर सोर्स। अदर सोर्स को मैंने बताया, अदर सोर्स बड़ा दिल वाला है, इसका दिल बहुत बड़ा है। ये बोला आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मेरे पास आ जाइए, मैं आपको दिल से स्वीकार करूंगा। ठीक है। तो जो इनकम या तो क्या होगी, सेक्शन एग्जम्पशन की कौन सी सेक्शन है? एग्जाम की सेक्शन कौन सी है बताएं? एग्जाम इनकम की इनकम टैक्स में कौन सी सेक्शन है? वर्षा ने आंसर किया 10, पिंकेश 10, 10। लक्ष्मी 10, शुभम जैन 10। शुभम जैन अच्छा लगा, सेक्शन 10 बिल्कुल। जो नए बच्चे हैं नवंबर वाले वो आंसर करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, सेक्शन 10, ज्योति सेक्शन 10 बिल्कुल ठीक है। तो इस सेक्शन में क्या दे रखा है, जितनी भी इनकम एग्जम्प्ट है वो 10 में आएगी। ठीक है, जितनी भी इनकम इनकम टैक्स में जिन पे टैक्स, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है वो 10(1) पे एग्जम्प्ट है। अगर इंडियन एग्रीकल्चर लैंड पे कोई आप इनकम अर्न कर रहे हो, दैट इनकम विल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। वैसे ही अगर बात करें अपन इसकी, अपन डिविडेंड की इनकम देख रहे थे, डोमेस्टिक अपनी डिविडेंड देती है तो 1034 में एग्जाम्प्ट होती है। इस तरह की कई सारी सबसेक्शन सब क्लोजेज हैं जिसमें वो इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। क्लियर है? जिनमें वो इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। आवाज सबको क्लियर आ रही है क्या? यस सर। यस सर। आज तो बिना वाईफाई आ रही है।
सैलरी नहीं हो, मेरे को कोई इनकम हुई, मैं सैलरी के पास गया, मैंने कहा, आपने बोले नहीं जी हम इसको सैलरी नहीं बोलेंगे। मैं गया हाउस प्रॉपर्टी के पास, तो उसने कहा कि नहीं जी ये रेंटल इनकम नहीं है, हम भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं गया काम धंधे जो बिजनेस की इनकम हो उनके पास, उन्होंने कहा नहीं जी हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिजनेस की इनकम नहीं है, हमारे जो स्कोप ऑफ इनकम है उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैपिटल गेन के पास गया तो कैपिटल गेन ने भी मना कर दिया, ठीक है। फिर मैं गया एग्जामिशन के पास, कौन सी सेक्शन के पास, सेक्शन 10 में गया मैं। सेक्शन 10 में जाके मैंने सेक्शन 10 से पूछा क्या मैं एग्जाम दूं, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारी एग्जामिशन की लिस्ट है उसमें भी आपका कहीं नाम नहीं है। तो फिर क्या करूंगा, फिर मैं अदर दोस्त के पास जाऊंगा और अदर दोस्त बड़े दिल से मेरा स्वागत करेंगे और इस इनकम को अपने में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि अदर तो उसमें कौन सी इनकम आएगी, अदर तो उसमें सर वो इनकम आएगी जो ना तो एग्जाम्प्ट है और ना ही बाकी 4 हेड में आई है। इसका मतलब एग्जाम्प्ट भी नहीं है तो टैक्सेबल तो डेफिनेटली होगी, और टैक्सेबल होगी तो पर्टिकुलर उसका हेड का नाम देना जरूरी है, कोई ना कोई उसका बप्पा होना जरूरी है, और बप्पा कौन होगा उसका, अदर सोर्स, ठीक है। माई बाप कौन होगा उसका, अदर सोर्स, और अदर सोर्स को एक्सेप्ट करेगा और अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है कि अपन उस हेड्स ऑफ इनकम पे चर्चा करें। अभी तक अपना रेजिडेंशियल स्टेटस, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्सन कौन होता है, इंडिविजुअल कौन होता है, वो सारी बातें हो चुकी है। अब मैं आपको इतना मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपसे, या इतना उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप लोग इनकम टैक्स के लिए आपका माइंड प्रिपेयर है। अब अपन हेड्स ऑफ इनकम पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज वो शुभ दिन है जहां अपन सैलरी चैप्टर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अपना इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है, आज जो बेसिक बातें होगी वो एक थीम रहेगा, स्कोप ऑफ इनकम जो होगा। देखो अगर सेक्शन की बात करें तो बेसिकली जो सैलरी एड में 3 सेक्शन है, सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17। सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 3 सेक्शन है वो सैलरी हेड में अपने को देखनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि सैलरी में कौन सी इनकम आएगी, तो सैलरी में सैलरी की इनकम आएगी। सैलरी क्या होती है, तो एम्प्लॉयर जो पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है वो इनकम सैलरी हेड में आएगी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कौन सा पेमेंट करता है, तो देखो इन द, मैंने बोला कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप शुड बी एग्जिस्ट, so that income, उस इनकम के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होनी चाहिए। दैट मीन्स इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पैसा होना चाहिए। सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, कोई कोचिंग क्लासेज में ही मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कोचिंग क्लासेज वाले ने मुझे ये बताया, कोचिंग क्लासेज वाले ने मुझे ये बताया, हमारा एग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने कहा सर हम आपको सैलरी देंगे, मंथली 1 लाख रुपए आपको सैलरी हम देंगे। मैं वहाँ पढ़ाने जाता हूँ, उन्होंने कहा आपको सुबह 10 बजे आना है और 5 बजे तक का ये स्लॉट रहेगा, और इस स्लॉट के अंदर आपको 10 से 5 में जो हम आपको क्लासेज, जो हम आपको वर्क दें आपको करना है, ठीक है। आपको टीचिंग का जो भी क्लासेज दी जाए आपको वो टीचिंग की क्लासेज लेनी है, 10 से 5 का आपका टाइमिंग रहेगा, और हम आपको सैलरी जो है वो हम आपको इतना पेमेंट करेंगे महीने का 1 लाख। तो बिल्कुल इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी। उन 10 से 5 में जैसे वो चलाएगा वैसे मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरा एम्प्लॉय, जैसे मैं किसी क्लासेज में पढ़ा रहा हूँ तो वो मुझे बोलेंगे वैसे मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके लिए बाउंड हूँ, मैं उनका एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बोला कि सर आप सीए हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप एक काम कीजिए ना, इस कोचिंग का पूरा अकाउंट्स का, टैक्सेशन का, रिटर्न का पूरा जो कंसल्टेंसी है वो भी आप देख लीजिए। मैंने कहा सर बिल्कुल देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट माई वर्क, कौन सा वर्क था, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा मेरे को उन्होंने एक काम और दिया। उन्होंने कहा सर रिटर्न भी आपको लगानी है, कंसल्टेंसी या टैक्सेशन का है, पूरा काम भी आपको देखना है। मैंने कहा सर बिल्कुल देख लेंगे, लेकिन इसकी मैं आपसे साल के 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस चार्ज करूंगा, ठीक है। मैं 5 लाख रुपए साल के एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। मुझे ये बताएं, मुझे मिल रहा उसी फर्म से है, एक ही है, एक ही पर्सन से दो तरीके का पेमेंट मिल रहा है। एक तो मंथली 1 लाख रुपए उससे मुझे मिल रहे हैं,
तो मेरा क्वेश्चन है क्या वो सैलरी है? तो 1 लाख रुपीज जो मुझे मिल रहे हैं, क्या वो सैलरी है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल सैलरी है, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मैं वहां पे। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगी वो किसकी है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप है। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, जो ये 5 लाख रुपीज जो मुझे मिल रहे हैं, क्या ये भी सैलरी है? यस और नो? पीजीबीपी में जाएगा। ये 5 लाख रुपए ये सैलरी है क्या? नहीं है। यही तो क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम है। इन 5 लाख रुपए को कैसे देखते हो आप? तो मेरा क्वेश्चन ये क्या है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्या मैं यहाँ पे ये जो 5 लाख रुपए में जो काम उनको करके दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या मैं एम्प्लॉय हूँ उस पर्सन का जिसका मैं काम कर रहा हूँ? नहीं। क्या वो मुझे बताएगा कि कैसे रिटर्न भरनी है? क्या वो मुझे बताएगा कि कैसे कंसल्टेंसी देनी है? क्या उसका कंट्रोल है? नहीं, मैं मेरे नॉलेज के बेसिस पे ये काम करूंगा और मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट होके काम करूंगा। मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट हूँ, उसका कोई रोल नहीं है। ये पैसा यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, P2P रिलेशनशिप है, नॉट एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। ओके। तो यहाँ पे फिर ये जो इनकम है ये सैलरी नहीं मानी जाएगी। अब देखो, एक ही पर्सन से दो तरीके की इनकम हो रही है, एक तो सैलरी की हो रही है, दूसरी ये इनकम कहाँ जाएगी? तो मैं ये बोलूंगा मेरा ऑफिस है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, मेरा ये काम है, तो ये मेरा बिजनेस हो गया। प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये मेरा प्रोफेशन हो गया बेसिकली, एक ही बात है। लेकिन अगर और इसको टेक्निकली मैं ठीक करूँ, टेक्निकली ठीक करूंगा तो प्रोफेशन बोलूंगा। तो ये मेरा प्रोफेशन हो गया, ये मेरा प्रोफेशन हो गया, ये मेरी प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी। और ये पीजीबीपी हेड में सौरभ ने बिल्कुल सही आंसर किया कि सर ये तो पीजीबीपी का इनकम है। बिल्कुल बेटा, ये पीजीबीपी का इनकम है और ये इनकम पीजीबीपी में जाएगा। बिल्कुल ठीक समझा आपने। तो एक इतनी सारी जो चर्चा अपन ने की है उससे एक बात समझ में आई कि अगर सैलरी एड में टैक्सेबल होना है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप जरूरी है। अगर सैलरी एड में टैक्सेबिलिटी चाहिए तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप मस्ट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, ठीक है, इसका कोई नहीं है। आपको देखना है कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में एम्प्लॉयर है वो पूरा कंट्रोल करता है एम्प्लॉय को, जो भी काम होगा वो एम्प्लॉयर के सुपरविजन में होगा। ठीक है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर हैं, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब देसी भाषा में बोलूँ ठेकेदार हूँ। ठेकेदार कौन सा? मेरा काम क्या है, मैं बिल्डिंग वगैरह बनाता हूँ, मेरा काम है मैं बिल्डिंग वगैरह बना के मैं मेरे अंडर में लेबर रखता हूँ और बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम है। ठीक है, आप में से कोई मेरे पास आया, बोले कि सर मुझे ऐसे ऐसे 5 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाना है। मैंने कहा ठीक है बना दूंगा। बोले कितना रुपए चार्ज करूंगा? मैंने कहा 2 करोड़ रुपए लूंगा मैं। 2 करोड़ रुपए में आपको 5 फ्लोर में इतने इतने फ्लैट ये सब तैयार करके दे दूंगा। ठीक है, मैंने आपको 2 करोड़ रुपए बता दिए। ठीक है, आप मुझे देंगे और मैं लूंगा। क्या ये 2 करोड़ रुपए सैलरी की इनकम है? यस और नो? क्या ये 2 करोड़ रुपए सैलरी की इनकम है? यस और नो? नो सर। साक्षी नो, सौरभ जैन नो, नहीं, दीपांक नो, बिल्कुल सही, यशस्वी नो, अंकज नो, ज्योति नो, बिल्कुल ठीक है, सब सही समझ रहे हैं। नहीं सर, ये यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की नहीं है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये भी पीजीबीपी की है। देखो सौरभ, पीजीबीपी की है, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते। मैं ये बोल सकता हूँ मान लीजिए बिजनेस मेरा यही है, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बिल्कुल मैंने बताया उस हिसाब से आप सही बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है तो मैंने ऐसे ही ले लिया, तो वो फिर अदर सोर्स में भी जा सकता है। अगर मैं मेरा ये बिजनेस नहीं मानता हूँ और मैं रेगुलर फ्रिक्वेंटली ऐसा सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। ओके,
हाँ जी। तो यहाँ पे आपने ये बताया कि सर ये 2 करोड़ रुपए जो आपको मिलेंगे ये सैलरी तो नहीं है, ये बिजनेस है क्या? तो 99% बिजनेस ही है, क्योंकि मैं मेरा ये बिजनेस ही है, तो बिल्कुल बिजनेस ही माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो इसमें मैंने कहा कि अब मेरा क्या काम है, मैं मेरे जो लेबर है उसको लगाऊंगा और वो काम करवाऊंगा। मेरे अंडर में जो लेबर है मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ, मैं उनको लेबर को पेमेंट कर रहा हूँ। अब ये जो पेमेंट कर रहा हूँ तो ये इनकम किसकी होती है? उन लेबर की। ये सैलरी है या नहीं है? मैं जो मेरी लेबर को पेमेंट कर रहा हूँ ये सैलरी है या नहीं है? यस और नो? Yes, sir. यस। सौरभ जैन यस। साक्षी यस। पंकज, यशस्वी, राजेश, प्रिंस, दीपांग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सैलरी है, क्योंकि आप कंट्रोल करोगे उस लेबर को और आपके अंडर में काम करेगी, आप उनको एक फिक्स पेमेंट करोगे, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सैलरी हो जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप यहाँ पे हो जाए। ठीक है, जितना समझा आई थिंक वो ठीक है। थोड़ा सा एक बार नोट्स पे चलें। स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को बता देना अगर शेयर नहीं हो तो। मुझे लगेगा हो रही है और आप लोगों को नहीं लग रहा। अभी हो रही है क्या स्क्रीन शेयर सबके पास? Yes, sir. ये चैप्टर नंबर अगर मॉड्यूल के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 4 है, तब 3 होना चाहिए ना। एक चैप्टर नंबर 3 एग्जाम्पशन का है जो मैंने अभी लिया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेना जरूरी। चैप्टर 3 है वो एग्जाम्पशन का है, तो वो अपन लास्ट में कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि वो थेरेटिकल है वो पूरा पार्ट, तो अपन बाद में उसमें जो पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, चैप्टर नंबर 4। पहला ही पॉइंट क्या है? रिलेशनशिप ऑफ रिसीवर विद पेयर। रिसीवर का रिलेशनशिप किसके साथ? पेयर के साथ। ठीक है, पेयर के साथ क्या होना चाहिए सर? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। Income will be taxable under salary head if there is a relationship of an employer and employee between payer and payee। पे कर रहा है और रिसीव कर रहा है, दोनों के बीच एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। इफ देर इज नो रिलेशनशिप द इनकम इज असेस्ड अंडर अदर सोर्स। अदर सोर्स का मतलब यहाँ पे दूसरे किसी सोर्स में जाएगी। ठीक है, दूसरे किसी सोर्स में जाएगी। देखो, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है,
अभी ठीक है ऑडियो? तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में होता है जहाँ पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप होती है। इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो होता है अगर कहीं है, इसका मतलब वो इनकम सैलरी हेड में नहीं जाएगी, वो इनकम सैलरी में नहीं आएगी। ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो ये इनकम कहाँ आएगी? सैलरी में आएगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ओके। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखेंगे। पेपर सेटर एग्जामिनर, आप लोगों के जो एग्जाम्स में पेपर आते हैं वो पेपर सेट करने वाले होते हैं, एग्जामिनर्स आते हैं। तो एग्जामिनर्स को आईसीएआई का अगर एग्जांपल लें, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो पेपर सेटर को या एग्जामिनर जो होते हैं उनको पैसा देती है। एग्जामिनर को पैसा देती है, मिलेगा किसको? पेपर सेटर और एग्जामिनर को। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप जो सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको माइंड जो रखना है वो एम्प्लॉई पे रखना है कि एम्प्लॉय के लिए ये टैक्सेबल हो, क्योंकि रिसीव एम्प्लॉय को हो रहा है ना, तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एम्प्लॉय को बेस रखना है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि पेपर जो आईसीएआई है वो पेपर सेटर एग्जामिनर को पैसा देती है। पेपर सेटर एग्जामिनर को पैसा देती है आईसीआई। तो मुझे ये बताइए, ये जो एग्जामिनर पेपर सेटर को जो पैसा मिलता है ये सैलरी है या नहीं है? राजेश मीना सैलरी है सर। सौरभ जैन नहीं है। नहीं है। नहीं, सैलरी कैसे होगी? पेपर सेटर, पहली बात तो क्या वो पेपर सेटर कोई आईसीआई का एम्प्लॉय नहीं है? एग्जामिनर, आज एग्जामिनर मैं भी बन सकता हूँ, तो मैं आईसीआई का एम्प्लॉय तो नहीं हूं ना। एक तो ये वाली कंडीशन। दूसरा ये हो गया कि इसमें मैं मेरे विवेक पे कॉपी चेक करूंगा। एग्जामिनर है तो मेरे विवेक पे मैं कॉपी चेक वगैरह का जो भी काम है वो मेरे विवेक पे करूंगा, पेपर सेट करूंगा मैं मेरे जो नॉलेज है उसके बेसिस पे करूंगा। तो आईसीआई का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो मुझे बताएगा, मैं उनको दे दूंगा, उसके बदले में मेरा रेमुनरेशन ले लूंगा। तो सर ये इनकम कहाँ जाएगी? ये इनकम जाती है बेटा अदर सोर्स में। ये इनकम अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है। पार्टनर्स ऑफ फर्म, पार्टनर्स ऑफ फर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। वैसे तो बिजनेस साइड में आता है लेकिन सैलरी आ गया। ये पार्टनरशिप फर्म है XYZ एसोसिएट्स। इसमें 3 पार्टनर है, XY और J। तीनों को फर्म क्या देती है? रेमुनरेशन देती है। क्या ये रेमुनरेशन सैलरी है क्या? पार्टनर्स के लिए ये सैलरी हेड की इनकम है क्या? यस और नो? रेमुनरेशन बाय पार्टनरशिप फर्म टू क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स, क्या रेमुनरेशन है क्या? विद रीजन आंसर कीजिए। मैं इसको रेमुनरेशन सैलरी भी बोल सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सैलरी दिया, रेमुनरेशन दिया, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज से ये सैलरी है क्या? इनकम टैक्स के पर्पज से ये सैलरी है या नहीं? बताएं। है या नहीं है? नहीं, ये नहीं है, बिकॉज यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल। XYZ के क्या एम्प्लॉय है क्या? XYZ एसोसिएट के क्या XY और Z?
एक्स वाई और जेड क्या एम्प्लॉई है क्या? नहीं सर, ये एम्प्लॉई नहीं है। यहाँ तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, पेयर और पेई, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, ना कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की। तो ये सैलरी रेमुनरेशन कभी भी सैलरी हेड में, बोलने को इसको सैलरी रेमुनरेशन बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, नहीं होगा सैलरी हेड में, ये होगा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। बिजनेस, ये इनका बिजनेस मान लिया जाएगा, और किस हेड में टैक्सेबल होगा? बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है। वीडो, और ये विंडो नहीं है, वीडो करो इसको, विंडो हो गया, ऑटो करेक्ट में हो गया। विडो और लीगल ईयर ऑफ एम्प्लॉय, विडो और लीगल ईयर ऑफ एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय की डेथ पे उसकी जो विडो है उसकी वाइफ को पैसा मिलता है, या उसके लीगल ईयर को पैसा मिलता है, वो इनकम क्या जिसको मिलेगा उसकी वाइफ या उसके किसी भी लीगल ईयर को मिलता है, क्या वो सैलरी है क्या? नहीं, वो उनके लिए सैलरी, उनके एंड में नो कहाँ सर। सैलरी है, तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है। सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए, सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए, एमपी और एमएलए, एमपी एमएलए कौन होते हैं? सांसद होते हैं ना एमपी, मेंबर ऑफ क्या बोला जाएगा? पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो होती है। तो एमपी एमएलए को सैलरी मिलती है, ये सबको पता है। एमपी एमएलए को सैलरी भी मिलती है, तो क्या यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है क्या सैलरी एड में जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय की तरह, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं मानी जाती वहां पे। एमपी एमएलए कहीं भी एम्प्लॉय नहीं होते हैं। लेकिन इन्हीं में से कोई मिनिस्टर बन गया, इन्हीं में से कोई मिनिस्टर बन गया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, कोई होम मिनिस्टर बन गया, तो फिर वो सैलरी मानी जाएगी। तो फिर वो क्या मानी जाएगी? तो फिर यहाँ पे सैलरी एड में वो टैक्सेबल होगी। लेकिन नॉर्मल जो एमपी एमएलए जो होते हैं उनकी इनकम कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में जाएगी। नॉर्मल जो इनकम आती है वो कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। ठीक है। तो मैं एक एक एमएलए है, उनकी मैं आईटीआर मैं ही लगाता हूँ। ठीक है। मैं उनकी आईटीआर लगाता हूँ तो उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती है। ठीक है। उनकी सैलरी अकाउंट में आती है, करीब 2 से 2.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में आते हैं। ठीक है। तो ये जो सैलरी जो मंथली उनके अकाउंट में आ रही, तो मैं उसको सैलरी एड में नहीं दिखा सकता, मैं उनकी आईटीआर में उसको किस में दिखाऊंगा? अदर सोर्स में दिखाऊंगा। ओके। किस में दिखाऊंगा? अदर सोर्स में दिखाऊंगा। अब मान लीजिए ये एमएलए है, ये मिनिस्टर बन गया, इसको मंत्री बना दिया। ठीक है। अब इसको मंत्री बना दिया जाता है, तो मंत्री जी की जो आएगा पैसा, मंत्री जी जो के पास, क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो गया ना, मिनिस्टर बनते ही उनके पास स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो गया, तो उस डिपार्टमेंट में एज ए एम्प्लॉय की तरह माना जाता है इनकम टैक्स में। ठीक है। किसी को फाइनेंस का बना दिया, किसी को होम का, किसी को डिफेंस का, ठीक है, किसी को ट्रांसपोर्ट का बना दिया कि ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट दिया गया है उसके एज ए एम्प्लॉय माने जाएंगे। तो यहाँ पे सैलरी एमपी एमएलए वो 10 में जाएगी, और सैलरी मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर बन गए उनकी सैलरी एड में जाएगी। जजेज ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इनकी सैलरी में जाएगा, सैलरी एड में जाएगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज को कोई सैलरी मिलती है तो। डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर्स जो होते हैं बोर्ड मीटिंग्स होती है उनकी सिटिंग फीस उनको मिलती है। ठीक है। तो ये होता है कि अब देखो कोई भी डायरेक्टर है वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर ये कैसे पता लगेगा? तो ये डिपेंड करेगा उनके एमओए एओए जब बनता है कंपनी का, तो उसमें लिखा जाता है कि डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो उस एमओए एओए के अंदर एम्प्लॉय माना गया है तो वो सैलरी रेट में आएगा, और एम्प्लॉय नहीं माना गया है तो वो अदर सोर्स में जाएगा। तो अपना ये हो गया, ये हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं अपन ने। सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटरशिप फर्म, सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटरशिप फर्म, बताएं।
एक देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको पूरे इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में एक प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी है, इसका कॉन्सेप्ट ही क्या है, ये बोलता है क्या है, ये बोलता है नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ, नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। ठीक है, कि किसी को खुद से खुद को इनकम नहीं हो सकती, यही प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी बोलता है। खुद से खुद को इनकम नहीं हो सकती, नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ, ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी का जो है, म्यूचुअलिटी का सिद्धांत यही बोलता है कि खुद से खुद को कभी भी कोई इनकम नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए अपना एलएलपी कोचिंग है, इसमें मान लीजिए प्रोप्राइटर मैं हूँ, इसमें प्रोप्राइटर मतलब सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, सोल प्रोप्राइटर जिसका खुद का है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर मैं हूँ इसका। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सोल प्रोप्राइटर, तो क्या मैं अब इस एलएलपी जो भी कमाएगी वो मेरा है अकेले का, जो भी अर्न करेगी वो सब मेरा है। तो क्या मैं एलएलपी से सैलरी उठा सकता हूँ क्या? मैं एलएलपी से सैलरी उठा सकता हूँ क्या, कि मेरे को एलएलपी से इतना सैलरी मिला? मैं सैलरी अगर उठा ली तो मैं क्या प्लानिंग कर जाऊंगा, मैं जब प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे सैलरी दिखा के खर्चा क्लेम कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा सैलरी दिखा दूंगा। हो सकता है ना? तो ऐसा प्रैक्टिकली तो गवर्नमेंट बोलना चाह रही है कि जी इसमें क्या सैलरी जो बचा है वो सब आपका ही है, इसमें क्या सैलरी दिखा के आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? ठीक है, आप क्यों प्लान कर रहे हैं, क्यों आप टैक्स लायबिलिटी को इधर उधर करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी लगेगा और ये इनकम मानी नहीं जाएगी, ये फंड ट्रांसफर माना जाएगा, आपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा ले लिया, ये सैलरी बोला ही नहीं जाएगा, इसको इसको इनकम ही नहीं बोला जाएगा। इवन मैं ये बोलूं, आपने अपनी फर्म से पैसा उठा लिया, ये माना जाएगा, सैलरी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो जाता है कि एलएलपी और मैं एक ही हूँ, हम दोनों को एक ही माना गया है, यहाँ पे अलग अलग नहीं माना गया है। नो वन कैन ट्रेड विद हिमसेल्फ, बिल्कुल ठीक लिखा है शिवानी ने। प्रिंस ने कहा ड्राविंग्स, देखो ड्राविंग्स तो प्रिंस थोड़ा बोल सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। ड्राविंग्स तो मुझे जहां तक, आप लोग अकाउंट्स में वर्ड यूज करते हैं, मुझे जहां तक ध्यान है इतना नहीं आइडिया अकाउंट्स का, लेकिन वो शायद खुद के एक्सपेंडिचर के लिए वैसे ड्राविंग्स ड्राविंग्स होती है, पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए जो बेटर है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो ड्राविंग्स भी नहीं है, आपने एज ए सैलरी उठा ली तो ये मान लिया जाएगा आपने पैसा उठा लिया। ठीक है, कुछ एक्सटेंड बोल भी सकते हैं इसको, लेकिन सैलरी तो कदापि नहीं बोलेंगे, सैलरी कभी नहीं बोला जाएगा इसको। ठीक है, सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटर इट इज नॉट एन इनकम, बोल रहे हैं ये इनकम ही नहीं है, नो वन कैन इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, प्रिंसिप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी ये है। ठीक है, अब देखो इसमें सेक्शन की बात करें तो 15, 16, 17 तीन सेक्शन है। तो अपन कल इसकी चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 15 से। ओके, सेक्शन 15 से कल स्टार्ट करेंगे, अभी अपने को अगले जीएसटी पे भी जाना है। ठीक है, तो इतना यहाँ तक पढ़ के आना कल। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे मैं स्पीड, अब स्पीड तेज करूंगा। ओके, 1 मिनट का ब्रेक ले लो।
जितना टैक्स डीटी में पढ़ा है उसको एग्जॉस्ट कर लो और इनडायरेक्ट टैक्स के मूड में आ जाओ। कौन सा एग्जाम्पल है? थर्ड एग्जाम्पल। रॉयल रॉयल वाला क्या? यस सर। ये मैंने बताया नहीं है अभी आपको। ये टोटलाइजर वाला बताया नहीं है अभी कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है सर। बाकी कोई डाउट किसी को? यहाँ तक हो गया था शायद। सर वो पीछे एजेंट ऑफ प्रिंसिपल वाला पॉइंट बताना तो। चलो वो वापस बताए। ये वही चल रहा था अपना पॉइंट, प्रिंसिपल एजेंट कंप्लीट नहीं हुआ था ना सर। एक बार रिलेटिव और डिस्टिंक्ट पर्सन वाला दोबारा बताना। चलो मैं एक बार इसको शेड्यूल 1 के जो पॉइंट्स हैं दो ही तो हुए थे, तीसरा चल रहा था प्रिंसिपल एजेंट वाला। पूरा ही एक बार रिवीजन ले लेते। देखो सेक्शन 7 ऑफ CGST, इसमें सप्लाई को बता रखा है। सप्लाई क्या है इसका सबसेक्शन 1 में है A B और C। इसके सबसेक्शन 1A है, 2 है, 2 में A और B है और 3 में A और B है। ठीक है, ये सप्लाई की डेट। तो इसमें अपन ने जो पढ़ा, इसमें ए पॉइंट में अपन ने पढ़ा गुड्स या सर्विस की सप्लाई, जहाँ पे गुड्स और सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए। बिजनेस। कौन करेगा? पर्सन होना चाहिए और प्लस बिजनेस पर्पज होना चाहिए। यही था ना? यस सर। ये पढ़ लिया था गुड्स और सर्विस की सप्लाई। बी में अपन ने पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस कंसिडरेशन प्लस बिजनेस। जरूरी है क्या?
बिजनेस जरूरी था क्या इसमें? नहीं, बिजनेस जरूरी नहीं नहीं। था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, बिजनेस इसमें जरूरी नहीं है। यही था ना? इसमें था शायद। यस सर। फिर तीसरा अपन ने पढ़ा था एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 even without consideration is considered as supply। यही था। अब देखो ऊपर जो 2 पॉइंट पढ़े हैं अपन ने, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कंसिडरेशन मस्ट है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? कंसिडरेशन मस्ट है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? कंसिडरेशन मस्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विदाउट कंसिडरेशन। और इसमें इन्होंने विदाउट कंसिडरेशन में कितनी चीजें बताई हैं? 4 पॉइंट बताए। विदाउट कंसिडरेशन में कितने पॉइंट बताए हैं इन्होंने शेड्यूल 1 के अंदर? 4। 4। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या है? सेल ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी। परमानेंट ट्रांसफर और disposal of business asset on which ITC has been availed। यही था ना कि आप कोई अपनी कोई असेट है, अपनी कोई असेट है, बिजनेस असेट है, उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, जिसपे खरीदने के टाइम आपने आईटीसी बुक किया हुआ है। ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि मैंने ओल्ड फर्नीचर है डोनेट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या किसी को भी, तो ये भी सप्लाई माना जाएगा। चाहे मैंने फर्नीचर गया, असेट तो गई, बदले में कुछ भी नहीं आया, फिर भी इसको सप्लाई माना गया। पहले पॉइंट में आई थिंक किसी को कोई दिक्कत, इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए एक बार। पॉइंट नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है शेड्यूल 1 में जिसमें बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई बन रहा है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 2 था, कौन सा था बताऊं? हम्म। सप्लाई बिटवीन related person and distinct person। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई सप्लाई होती है इवन विदाउट कंसिडरेशन। एक रिलेटिव ने दूसरे रिलेटिव को माल भेज दिया, एक रिलेटिव ने दूसरे रिलेटिव को माल भेज दिया, सप्लाई कर दिया और पैसे नहीं लिए, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा, चाहे कंसिडरेशन नहीं हो, चाहे कंसिडरेशन नहीं हो। रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या आते हैं? अगर रिलेटिव की अगर डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव की डेफिनेशन कोई भी, देखो एक तो होगा मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली है, वो तो होगा ही रिलेशन। अगर अपन वैसे देखें, रिलेटेड की अपन डेफिनेशन देखते हैं तो एक तो मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली हो गया, उसके अलावा कई सारे पॉइंट हैं, जैसे कंपनी का डायरेक्टर उसका रिलेटिव होता है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर उसका रिलेटिव होता है। ठीक है, अगर कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल ईच अदर, कंट्रोल ईच अदर, वो दोनों वो सब रिलेटिव माने जाते हैं। ठीक है,
सेम कंट्रोल, अगर किन्हीं दो पे सेम कंट्रोल है तो भी वो रिलेटिव। इस तरीके के कई पॉइंट है जिनको रिलेटिव की डेफिनेशन। तो ये आपस में पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट भी सप्लाई देता है, या पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को फ्री ऑफ कॉस्ट भी सप्लाई देती है, तो भी वो सप्लाई बन जाएगा। तो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन को इन्होंने जो डिफाइन किया है वो किया है सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 में, सेक्शन 25 बोलती है इन जनरल, अपन वैसे तो उसमें बात करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी इन जनरल क्या होता है कि अगर आपने जैसे मान लीजिए अपना एलएलपी कोचिंग सीकर में है, अगर एलएलपी कोचिंग दिल्ली में भी खोलना है तो वहां पे मुझे जीएसटी का अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो सीकर वाले जीएसटी से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक ही नाम से रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पैन बेस होता है। तो एक ही पेन से जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं, एक ही पेन से मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अगर हैं, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हैं, तो आप ये बोल के बच नहीं सकते कि भाई आदमी तो एक ही है, उनके अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो स्टॉक ट्रांसफर वगैरह नहीं होते क्या? स्टॉक ट्रांसफर ये सब होता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में रजिस्ट्रेशन एक ही नाम से होता है। तो भी बोले कि यहाँ पे इनको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, लेकिन सब ब्रांचेज को अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट माना जाएगा। और डिफरेंट मानने का मतलब स्टॉक ट्रांसफर करोगे, आपने पैसा नहीं लिया होगा, यहाँ वाली ब्रांच ने दिल्ली वाली ब्रांच को माल बेचा, फ्री ऑफ कॉस्ट बेच दिया, तो बोले उस पे भी जीएसटी लगेगा। सर ये जीएसटी लगेगा किस अमाउंट पे, वो अभी अपना मैटर नहीं है, वो वैल्यूएशन का मैटर है। उसमें भी इंटर लेवल पे आपको कुछ नहीं पढ़ना, फाइनल लेवल पे इसका वैल्यूएशन करना भी सिखाया जाता है आपको, कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तो उसका वैल्यू कैसे निकालें। तो उसका वैल्यूएशन का तरीका दे रखा है, 110% कॉस्ट का लेते हैं, वो तरीका सारा वैल्यूएशन के रूप में दे रखा है, अभी अपना इश्यू नहीं है। लेकिन अपन तो इतना बोलेंगे कि सर सप्लाई बन जाएगा। और क्यों बन जाएगा? क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन इनको माना गया। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अलग अलग माना गया है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग माना गया है। सीकर और दिल्ली वाले दोनों को अलग अलग माना जाएगा। ये माना जाएगा सीकर वाले ने दिल्ली को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा है तो भी वो सप्लाई बन जाए। अब कोई सर डाउट कोई पूछ रहा था इसको? सर इसमें रजिस्ट्रेशन एक ही जगह हो तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा क्या? देखो बेटा, रजिस्ट्रेशन अलग अलग ही कराना पड़ेगा इसमें। ठीक है सर। आप रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ोगे, इनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता है, क्योंकि रेवेन्यू का प्रॉब्लम होता है ना। अपन ने समझा था कि रेवेन्यू किसी और को, वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन, अगर वहां से सप्लाई दे रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा वहां। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आया था अपना प्रिंसिपल टू एजेंट। और एजेंट टू प्रिंसिपल सप्लाई हो रही है, प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई है या एजेंट टू प्रिंसिपल सप्लाई? सर प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई क्या होती है? ये बेटा सेलिंग एजेंट में होती है। सेलिंग एजेंट और बाइंग एजेंट दो तरीके के एजेंट होते हैं। सेलिंग एजेंट कौन होता है? जो सेल के ऑर्डर लेके आता है। मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, मैं माल बेचता हूँ, ठीक है, तो मैंने एजेंट बना रखे हैं मार्केट में, उनको कमीशन देता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ मार्केट में जाओ ऑर्डर लेके आओ। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या करेगा? एजेंट को सप्लाई कर देगा। प्रिंसिपल क्या करेगा? एजेंट को सप्लाई कर देगा। और एजेंट क्या करेगा? एजेंट आगे प्रिंसिपल को, एजेंट क्या करेगा? एजेंट आगे उस चीज को क्या करेगा? जिसको बेचना है उसको बेच देगा। ठीक है। और एजेंट टू प्रिंसिपल में क्या होता है? ये बाइंग एजेंट होता है। मान लीजिए मेरे को माल बेचना है, लेकिन मेरे को स्टॉक तो चाहिए ना, तो मेरे को कैसा स्टॉक चाहिए? मैंने एजेंट बना रखे हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई आप अपने को इस तरीके का माल चाहिए। ठीक है। आप मार्केट में देख के आओ किसके पास कम कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो वो लोग होते हैं वो अपनी तरफ से खरीदते हैं, वो होते हैं बाइंग एजेंट। वो कौन होते हैं? बाइंग एजेंट होते हैं, इनको कमीशन दिया जाता है। तो बोले प्रिंसिपल टू एजेंट हो या एजेंट टू प्रिंसिपल हो,
तो इनकी आपस में जो सप्लाई होगी फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है, विदाउट, क्योंकि ये सारे पॉइंट विदाउट कंसिडरेशन के भी पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगी तो भी ये क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। कोई डाउट है इसमें, बताओ अब, बताएं जल्दी। सर फ्री ऑफ कॉस्ट बेचा जाएगा ना? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ही ऐसी बात है, शेड्यूल 1 में जो बात होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट की होगी ना, शेड्यूल 1 है ही उसी का। ठीक है, इवन विदाउट कंसिडरेशन लिख दिया मैंने। ठीक है, यस सर। अब देखो इसी में एक डेल क्रेडर एजेंट आता है, इसी में कौन आता है, डेल क्रेडर एजेंट का कॉन्सेप्ट है। शायद जिनका अभी एग्जाम है उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा ये, तो ये पढ़ा है क्या आप लोगों ने, नया चेंज आया है ये। डेल क्रेडर एजेंट का कॉन्सेप्ट, डेल क्रेडर एजेंट कौन होता है, आपने असाइनमेंट में तो पढ़ा है डेल क्रेडर एजेंट अकाउंट में। डेल ग्रेड कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन होता है, वो डेल क्रेडर एजेंट को ही तो मिलेगा ना। क्या होता है, मुझे अकाउंट्स नहीं आती, बेसिकली क्या होता है बताएं आप। डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है, वो क्रेडिट पर सेल्स करता है, फिर उसको कमीशन मिलता है, वो होता है सर। जो क्रेडिट पे, सेल करता है गुड्स को, और फिर वो रिस्क ले लेता है, और उस रिस्क लेने के बदले में उसको कमीशन दिया जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो डेल क्रेडर एजेंट जो जितना मुझे समझ आता है, डेल क्रेडर एजेंट ये होता है कि इस जो ये नॉर्मल एजेंट से डिफरेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल एजेंट से ज्यादा, मतलब नॉर्मल एजेंट होता है वो तो रिस्क नहीं लेता, लेकिन ये एक रिस्क भी लेता है, और रिस्क लेने की वजह से ये ज्यादा कमीशन चार्ज करता है, यही है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने किसी मिस्टर ए को एजेंट बना रखा है। अब मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए इसको बोलेगा, एक्स लिमिट डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है, मिस्टर ए जो है वो ऑर्डर्स लेके आएगा। अब एक्स लिमिटेड क्या करेगी, मिस्टर ए उसको बोलता है कि भाई ठीक है, आपने जो भी इन बायर को आप माल बेचोगे, जो मैं लेके आ रहा हूँ उन सब की रिस्क मेरी है, उन सब की रिस्क मेरी है, मिस्टर ए ये बोलता है। ठीक है, कल को बायर पेमेंट नहीं करे तो एक्स लिमिटेड किससे ले लेगी, मिस्टर ए से ले लेगी। तो अगर पैसा, मतलब बैड डेब्ट्स का रिस्क भी कौन ले रहा है, मिस्टर ए ले रहा है, और इस रिस्क की वजह से ही इसको जो कमीशन होता है वो नॉर्मल एजेंट से ज्यादा मिलता है। इसका कमीशन भी क्या रहता है, हाई रहता है नॉर्मल एजेंट से, क्योंकि ये रिस्क भी लेता है। ठीक है, अब जैसे कई बार एक तो ये काम हो गया, दूसरा ये कई बार ऐसे भी करता है, मान लीजिए कंपनी की पॉलिसी है एक्स लिमिटेड को 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देती है, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड देती है। ठीक है, ये पॉलिसी है एक्स लिमिटेड की पॉलिसी है कि 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया जाएगा। अब मान लीजिए इसमें ऐसा हो जाता है कि बायर के पास 2 महीने में पैसे नहीं बने, तो बायर है मिस्टर ए बायर को बोलेगा जी पैसे दीजिए एक्स लिमिटेड को। तो बायर बोलता है जी नहीं है मेरे पास, तो अभी तो नहीं है, मेरे को 2 महीने का टाइम और दिलाओ। तो मिस्टर ए क्या बोलता है, बोले ठीक है 2 महीने का टाइम दिला देंगे, मैं आज
एक्स लिमिटेड को पे कर देता हूँ, आप मुझे पे कर देना 2 महीने बाद, लेकिन विद इंटरेस्ट पे करूंगा, मैं इंटरेस्ट लूंगा उसका। ऐसा भी काम करता है डेल क्रेडिटर। बायर के बिहाफ पे पेमेंट कर देता है एक्स लिमिटेड को, और क्या करेगा एक्स लिमिटेड बायर से वो उससे जो पेमेंट किया है उसका इंटरेस्ट ले लेगा। ठीक है, ये डेल क्रेडिटर एजेंट का बेसिक हो गया कि ये डेल क्रेडिटर एजेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसको एक बात, मैंने जो होमवर्क दिया था वो पढ़ा क्या आपने, एनालिसिस वाला? यस सर। आया समझ में? यस सर। यस सर। ये प्रिंसिपल टू एजेंट वाला पूरा ही रीडिंग लगा के बता देता हूँ मैं एक बार। सप्लाई गुड्स बाय प्रिंसिपल to his agent without consideration where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the considered as supply. Supply of goods by an agent to his principal without consideration where the agent undertakes to receive, ये तो रिसीव करेगा गुड्स यहाँ पे उसके बिहाफ पे, और ये आगे डिलीवरी देगा, ये सेलिंग और ये बाइंग। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स की बात होगी, सर्विस की नहीं होगी। सप्लाई गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो सप्लाई। ठीक है, the supply of service between the principal and the agent and vice versa would therefore be require consideration to be considered supply and thus to liable। ये बोले सर्विस के केस में कंसिडरेशन जरूरी है, सर्विस के केस में कंसिडरेशन जरूरी है, लेकिन गुड्स के केस में जरूरी नहीं। यही तो मतलब हुआ ना इस पूरे, अगर इतना पढ़ते हैं तो इसमें मतलब है गुड्स के केस में प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, लेकिन सर्विस के केस में कंसिडरेशन जरूरी है। ठीक है, तो इतना पॉइंट यही बोल रहा है। In order to determine whether a particular principal agent relationship falls within the ambit of para 3 of schedule 1। ठीक है, para 3 of schedule 1 मतलब इसमें सप्लाई बनेगा क्या, above or not the deciding factor whether the invoice for the further supply goods on behalf of the principal will be issued by the agent or not। In other words, crucial point is whether or not the agent has the authority to pass or receive the title of goods on behalf of the principal। उसके पास पूरी ऑथोरिटी होनी चाहिए। 2 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये बड़े ध्यान रखना, जो अभी जुलाई में है वो भी समझ लेना है इस पॉइंट को, ये नए पॉइंट आए, नया क्लैरिफिकेशन आए हुए हैं ये सारे। वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर, where the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, where the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, then any provision of goods from the principal to agent would fall within the para। ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल दे देगा एजेंट को और एजेंट देगा आगे बायर को। तो प्रिंसिपल, एक तो ये तरीका होता है, मतलब प्रिंसिपल जो इनवॉइस बना रहा है वो एजेंट के नाम पे, और एजेंट अपने नाम का इनवॉइस बना के बायर को दे रहा है। तो यही केस केवल किस में आएगा, शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 1 में आएगा, केवल यही केस शेड्यूल 1 में आएगा। सर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा ये होता है कि प्रिंसिपल, एजेंट और बायर 3 पार्टी, तो प्रिंसिपल डायरेक्ट बिलिंग किसके नाम करता है, बायर के नाम पे।
प्रिंसिपल डायरेक्ट बिलिंग किसके नाम से करता है? बायर के नाम से। ठीक है, तो देखो इसमें प्रोसेस क्या है। प्रिंसिपल ने इनवॉइस बनाया एजेंट के नाम, और एजेंट ने इनवॉइस बनाया किसके नाम? बायर के नाम। ठीक है, अब क्या करेगा? बायर इसको पैसा देगा और ये इसको दे देगा, और ये फिर बदले में इसको कमीशन दे देगा। यही सिस्टम है। तो ये जो पार्ट है ये तो अपना कवर हो गया शेड्यूल 1 के अंदर, बिना कंसिडरेशन भी ये होता है तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है प्रिंसिपल एजेंट बायर, प्रिंसिपल डायरेक्ट क्या करेगा? बायर के नाम बिलिंग करेगा, बायर इसको पेमेंट कर देगा, और जो ये प्रिंसिपल है ये इसको कमीशन दे देगा। ये वाली प्रोसेस हो रही है, तो ये मैं ये बोलूंगा शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगी। शेड्यूल 1 में ये वाला एक्टिविटी नहीं आएगा, शेड्यूल 1 में ये वाला एक्टिविटी आएगा। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। वे इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई, फर्दर सप्लाई मतलब एजेंट टू प्रिंसिपल, सॉरी एजेंट टू बायर। वो इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई बीइंग इश्यूड बाय द एजेंट इन हिज नेम। जो फर्दर सप्लाई हो रही है, फर्दर सप्लाई का मतलब क्या है? एजेंट टू बायर। ये सप्लाई हो रही है, इसका इनवॉइस किसके नाम हो रहा है? एजेंट अपने नाम से इनवॉइस बना के जा रहा है। देन एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3 बोलो तो ही आएगा। हाउ where the invoice is issued by the agent to the customer in the name of the principal, agent जो बना रहा है वो प्रिंसिपल के नाम से बिलिंग दे रहे हैं। such agent shall not fall within the ambit of para 3, तो फिर ये पैरा 3 इस शेड्यूल में आएगा ही नहीं। सिमिलरली where the goods being procured by the agent on behalf of the, ये उल्टा, ये तो दोनों बात हो रही है सेलिंग एजेंट वाले केस की, और अभी जो बात हो रही है ये हो रही है बाइंग एजेंट, वेयर द गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द एजेंट, मतलब गुड्स प्रोक्योर मतलब खरीदे हैं एजेंट ने ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, इनवॉइस्ड इन द नेम ऑफ एजेंट एंड फर्दर। अब इस केस में कैसे हो जाएगा? यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे एजेंट है, और यहाँ पे प्रिंसिपल है, यही होगा ना। तो सेलर ने एजेंट के नाम बिलिंग करवाई, एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम बिलिंग की, ये केस तो कवर हो जाएगा। लेकिन सेलर एजेंट और प्रिंसिपल है, सेलर ने डायरेक्ट बिलिंग कर दी प्रिंसिपल के नाम, प्रिंसिपल ने इसको अमाउंट दे दिया, इसको कमीशन दे दिया, तो फिर ये केस नहीं आएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताएं मुझे, ये पॉइंट शायद कल आप लोगों ने कवर नहीं किया था। कोई डाउट है क्या? बताएं। ये सर्कुलर आया हुआ है देखो, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। कोई डाउट है क्या? बताएं जल्दी से। अब देखो, एग्जाम्पल आप पढ़ोगे या मैं पढ़ूं? ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे घर पे? एक, क्योंकि मैं एग्जाम्पल पढ़ा तो फिर टाइम काफी लग जाएगा। 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 4 और 5, ये पांचों एग्जाम्पल पढ़ लेना। अब जो उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट वाले, डेल क्रेडिटर एजेंट होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इसमें जो लिखा है, डेल क्रेडिटर एजेंट गारंटी देता है पेमेंट की, ठीक है, ये गारंटी देता है, कल को बायर नहीं देता है तो डेल क्रेडिटर बोलता है मैं दूंगा, तो इसी वजह से इसका थोड़ा कमीशन भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये देख लीजिए डेल क्रेडिटर एजेंट। लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मींट बाय डीसीए इन कॉमर्शियल ट्रेड पार्लेंस। कॉमर्शियल ट्रेड पार्लेंस का मतलब है कि जनरली जो व्यापार में लोग यूज करते हैं, डीसीए एक सेलिंग एजेंट होता है हु इज एंगेज्ड बाय ए प्रिंसिपल टू असिस्ट इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज।
ये बोलता है कि जो प्रिंसिपल को असिस्ट, प्रिंसिपल को हेल्प करता है गुड्स या सर्विस की सप्लाई में बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पोटेंशियल बायर्स, जो बायर्स अवेलेबल है मार्केट में ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। द फैक्टर दैट डिफरेंशिएट ए डीसीए फ्रॉम अदर एजेंट इज दैट, कि वो फैक्टर जो अलग करता है नॉर्मल एजेंट से, अदर एजेंट से डीसीए को अलग करता है, वो क्या होता है, दैट द डीसीए गारंटीज द पेमेंट टू द, नॉर्मल जो एजेंट होगा वो गारंटी नहीं देगा। ये बोले द फैक्टर दैट डिफरेंशिएट डीसीए फ्रॉम अदर एजेंट्स इज दैट, डीसीए अदर एजेंट से अलग कैसे है, बोले ये इसलिए अलग है कि डीसीए गारंटीज द पेमेंट टू द सप्लायर, डीसीए गारंटी देता है सप्लायर की, जबकि बाकी जो है वो गारंटी नहीं देते, बाकी जो है वो गारंटी नहीं देते। इन सच सिनेरियो वेयर द बायर फेल्स टू, इस केस में क्या होता है, where the buyer fails to make payment to the principal by the due date, अगर मान लीजिए बायर ने ड्यू डेट पे पेमेंट, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, ड्यू डेट 2 महीने बाद थी, उसने पेमेंट नहीं किया, डीसीए मेक्स द पेमेंट टू द प्रिंसिपल, डीसीए क्या करेगा, प्रिंसिपल को पेमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, बिहाफ ऑफ द बायर, बायर के बिहाफ पे, और इफेक्टिवली क्या होगा, प्रोवाइडिंग एन इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफॉल्ट बाय द बायर, अगर बायर कल को डिफॉल्ट करता है, बायर पेमेंट नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट एश्योर करता है, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस देता है डेल क्रेडिटर एजेंट अपने सप्लायर को। एंड फॉर दिस रीजन द कमीशन पेड टू ए डीसीए मे बी रिलेटिवली हायर देन पेड टू अ नॉर्मल एजेंट, इसलिए उसका जो कमीशन रहता है वो भी हाई रहता है नॉर्मल एजेंट से। इन ऑर्डर टू गारंटी timely payment, in order to guarantee timely payment to the supplier, DCA can resort to various methods including extending short-term transaction-based loans to the buyer or paying the supplier himself and recovering the amount from the buyer with some later date। ये मैं बता रहा था ना अभी कि वो क्या करते हैं, डीसीए कई सारे मेथड से, ये भी एक मेथड है, ऐसे भी काम करते हैं। मान लीजिए ड्यू डेट को बायर के पास पैसा नहीं बना, तो डीसीए क्या करेगा, डेल क्रेडिटर एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट बायर को बोलेगा हमसे ले लो और आप पेमेंट कर दो प्रिंसिपल को, लेकिन हम आपको देंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या फिर क्या बोलता है, ठीक है मैं दे देता हूँ आपके बिहाफ पे, लेकिन इस पैसे का आपको जितना लेट करोगे उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे काम भी ये करता है। तो ये बोलता है कि एक्सटेंडिंग शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन, कि बायर को लोन दे दें, या फिर पेइंग द सप्लाई, ये लोन ही हो गया ना, पेइंग द सप्लायर हिमसेल्फ, सप्लायर को खुद ही पे कर दे। तो ये मैं सिंपली ये बोलूं कि जो डीसीए है वो बायर को लोन दे रहा है कि मैं आपको उधार दे रहा हूँ, आप अपना पेमेंट कर दो, लेकिन ये मेरे को ब्याज समेत वापस चुका देना। दिस लोन इज टू बी रिपेड बाय द बायर अलोंग विद एन इंटरेस्ट टू द डीसीए, डीसीए को वो इंटरेस्ट के साथ पे कर देगा एट ए रेट म्यूचुअली, जो भी दोनों के बीच में इंटरेस्ट का रेट का एग्रीमेंट हुआ है कि क्या चार्ज करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि अभी अपन ने जीएसटी पढ़ाई नहीं है, इसमें डीसीए में जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, अभी केवल अपन ने ये समझा डीसीए होता क्या है, अभी केवल अपन ने ये पढ़ा है डीसीए क्या होता है। अभी तो जीएसटी में, अब इसमें जीएसटी मर्ज करेंगे, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट आएगा, इसमें कोई डाउट है तो बताएं जल्दी से। नो, सौरभ, मानव, प्रिंस, वर्षा, शुभम, ज्योति, नो सर नो सर, ठीक है आगे बढ़े। अब देखो जीएसटी का क्या इम्पैक्ट है। तो मैं आपसे पूछूं, क्या ये डेल क्रेडिटर एजेंट हैं, क्या ये डेल क्रेडिटर एजेंट हैं, ध्यान से आंसर करना है जो आपने पढ़ा है। मैंने अभी इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट बताया, एक हिंट दे रहा हूँ, उससे रिलेट करके बताएं। डेल क्रेडिटर एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट हैं, वो शेड्यूल 3 में आएगा क्या, शेड्यूल, सॉरी शेड्यूल 1 के जो शेड्यूल 1 का जो थर्ड पॉइंट है उसमें कवर होगा क्या ये डेल क्रेडिटर एजेंट। अभी अपन इनवॉइस का क्या पॉइंट पढ़ा था,
अगर इनवॉइस ऐसे बन रहा है प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने एजेंट के नाम से बिलिंग की और एजेंट ने प्रिंसिपल के अपने नाम यूज करते हुए प्रिंसिपल के, अगर ये वाला केस होता है तो ही शेड्यूल 3 में आएगा। यही पढ़ा था ना, तो यहाँ भी यही है, यहाँ भी प्रिंसिपल डीसीए और बायर, प्रिंसिपल डीसीए और बायर, तो प्रिंसिपल ने डीसीए के नाम से बिलिंग की और डीसीए ने बायर के नाम से बिलिंग की, अगर ये केस है तो शेड्यूल 1 में आ जाएगा। केस ऐसा है प्रिंसिपल डीसीए और बायर, तो प्रिंसिपल ने डायरेक्ट क्या किया, बायर के नाम बिलिंग कर दी और बायर ने इसको पैसा भेज दिया, इसने इसको कमीशन दे दिया। ये कभी भी किसमें नहीं आएगा, शेड्यूल 1 में नहीं आएगा, मतलब विदाउट कंसिडरेशन होगा तो ये सप्लाई नहीं बनेगा। तो देखो ये क्लैरिफिकेशन जो आया है इसमें क्या है, whether a DCA falls under the ambit of agent, क्या एजेंट माना जाएगा पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 एज ऑलरेडी क्लेरिफाइड वाइट सर्कुलर, ये वही है जो अपन ने ऊपर पढ़ा है इनवॉइस वाला। Note that the DCA will fall under the ambit of agent under para 3 of schedule 1 of the CGST depends on the following. In case where the invoice for the supply of goods is issued by the supplier to the customer, supplier ने डायरेक्ट कस्टमर को, कस्टमर कौन है यहाँ पे, जो बायर है, उसके नाम इश्यू कर दिया इधर हिमसेल्फ और थ्रू डीसीए, द डीसीए डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट। ये लिखा है ना हिमसेल्फ, खुद ने, देखो प्रिंसिपल डीसीए और बायर, या तो प्रिंसिपल ने खुद ने बिल बना के भेज दिया इसको, या फिर डीसीए ने बिल दे दिया बायर को, लेकिन डीसीए ने अपने नाम से नहीं दिया है, डीसीए ने प्रिंसिपल के नाम से बिल बना के भेज दिया, डीसीए ने प्रिंसिपल के नाम से बिल बना के भेज दिया, तो इस केस में वो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। शेड्यूल 1 में कब आएगा बताओ सर, शेड्यूल 1 में तब आएगा कि प्रिंसिपल डीसीए को बिल बना के दे रहा है और डीसीए अपना नाम, ओन नेम का बिल, खुद के नाम का डीसीए बिल किसको दे रहा है, बायर को। अगर ये वाला केस है तो वो शेड्यूल 1 में आ जाएगा। तो इन केस वेयर द इनवॉइस फॉर द सप्लाई वुड बी इश्यूड बाय द डीसीए इन हिज ओन नेम, द डीसीए वुड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट। इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं, इस पॉइंट में कोई डाउट है? अभी जिनका एग्जाम है वो भी अभी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिनको जुलाई में जिनका एग्जाम है तो वो लोग भी बताएं कोई डाउट है तो इसमें। आ गया समझ में? ओके, ये तो पॉइंट हो गया इसका। एक सेकंड।
हाँ जी, आ गया वापस में। कोई डाउट नहीं है ना, आगे चलें। देखो, दो एक्टिविटी है तो पहली तो अपन ने ले ली एक जो। अब उसकी बात करते हैं कौन से की, जो लोन वाली बात है। बीच में क्या हुआ, प्रिंसिपल, एजेंट और बायर। अब इसमें इस ट्रांजेक्शन की तो बात होगी, प्रिंसिपल ने एजेंट के नाम से बिल बनाया, एजेंट ने बायर के नाम, तो यही केवल एजेंट माना जाएगा यहाँ पे शेड्यूल 1 के पर्पज से। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ ये तो हो गया। अब जो अपन बात कर रहे हैं, अभी भी नहीं आ रही। देखो, अब जो ये केस तो ले लिया, अब जो केस ले रहे हैं प्रिंसिपल टू डीसीए और डीसीए टू बायर, प्रिंसिपल टू डीसीए और डीसीए टू बायर। तो ये जो केस हुआ करता था ना कि बायर के पास ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं बना, तो बायर ने डीसीए ने या तो बायर को पेमेंट कर दिया और बायर ने फिर प्रिंसिपल को पेमेंट कर दिया, लेकिन इसके बदले में बायर ने डीसीए को इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, या फिर डीसीए ने पे कर दिया प्रिंसिपल को और बायर को बोल दिया कि मैं आपके बिया पे कर रहा हूँ, आप मुझे इंटरेस्ट पे कर देना। तो ये जो इंटरेस्ट वाली बातें हो रही है, इसका क्या करेंगे? ये जो इंटरेस्ट वाली बातें हो रही है, इसका क्या करेंगे? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, ये क्या, ये इंटरेस्ट पार्ट पे जीएसटी लगेगा क्या? ध्यान से समझना, क्या इंटरेस्ट पार्ट पे जीएसटी लगेगा क्या? तो देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जिन लोगों ने जो अभी जुलाई में एग्जाम दे रहे हैं उनको तो पता है, उन्होंने तो पता है, उन्होंने तो पढ़ा है कि सर इंटरेस्ट पे कभी जीएसटी लगता ही नहीं है। आप जब एग्जम्पशन का चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्शन 11 है एग्जम्पशन की, मेगा एग्जम्पशन है सेक्शन 11, उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो होता है बैंक का, इंटरेस्ट और डिस्काउंट होता है, वो जीएसटी में कवर ही नहीं हो रहा, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाले पार्ट पे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड वगैरह है उनका अलग इश्यू है, लेकिन नॉर्मल जो, मान लीजिए बैंक से मैंने लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक ने उस लोन जो दिया उसके बदले में मेरे को एक तो लोन तो चुकाना ही है, उसके साथ विद इंटरेस्ट चुकाना है। वैसे देखे तो बैंक के लिए कंसिडरेशन है इंटरेस्ट, लेकिन इस इंटरेस्ट को जीएसटी में नहीं रखा गया, जीएसटी से एग्जाम कर रखा है। ठीक है, जीएसटी से इसको भी एग्जाम कर रखा है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ के देखते हैं क्या है। वेदर द टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन, based loan extended by the DCA to the recipient buyer for which interest is charged by the DCA is to be included in the value of goods। इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? ये बोलना चाह रहे हैं क्या इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर इंक्लूड करते हैं वैल्यू में, अगर वैल्यू में इंक्लूड करने का मतलब है कि उस पे जीएसटी लगेगा। वैल्यू में इंक्लूड करने का मतलब क्या है? जीएसटी लग जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी ना। वैल्यू में इंक्लूड करने का मतलब है वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वैल्यू बढ़ने का मतलब इंटरेस्ट कंपोनेंट पे जीएसटी लगेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट, वेदर इंटरेस्ट कंपोनेंट विल बी एडेड इन वैल्यू ऑफ गुड्स और नॉट। तो इन जनरल अपन, ये फाउंडेशन वाले क्यों आ रहे हैं अभी, क्यों आ रहे हैं? तो बोल देता हूँ, सीए फाउंडेशन आपकी 10 बजे होगी ना क्लास? अभी 10 नहीं बजे बेटा, हिमेश
कौशल, आप 10 बजे रिजॉइन कर लेना, अभी 10 नहीं बजे हैं, अभी इंटर की क्लास चल रही है। गौरव, मिताली, ये जो भी फाउंडेशन के बच्चे हैं उनको बोल रहा हूँ कि आप लोग 10 बजे ज्वाइन कीजिएगा, अभी 8-10 मिनट बाकी है, अभी इंटर की क्लास चल रही है यहाँ पे। जो भी फाउंडेशन वाले हैं उनको बोल रहा हूँ। अब देखिए, whether the temporary short term transactions whether temporary short term transaction based loan extended by the DCA, based loan extended by DCA, जो DCA ने दिया है, DCA ने किसको दिया है? DCA टू रिसिपेंट, रिसिपेंट कौन हो गया यहाँ पे? बायर, फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज, जो DCA ने जिसका इंटरेस्ट चार्ज किया, इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड, क्या वो इंक्लूड होगा क्या? बीइंग सप्लाइड बाय द सप्लायर वेयर DCA इज नॉट एन एजेंट अंडर, नॉट एन एजेंट कब होगा? नॉट एन एजेंट सर उस केस में होगा नॉट एन एजेंट जहां पे प्रिंसिपल, DCA और बायर, तो प्रिंसिपल ने डायरेक्ट बायर के नाम बिलिंग कर दियो और बायर ने पेमेंट कर दिया हो प्रिंसिपल का, ये वाला केस। हाँ आगे इसमें ये काट, ये खोलना है, ये जो पड़ा है ना फ्रिज के पास में, इसमें लिखना टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस बेस्ड लोन बीइंग प्रोवाइडेड बाय DCA टू द बायर इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ये हो गया ना, मतलब DCA इज नॉट एन एजेंट, नॉट एन एजेंट कब होगा बेटा? जब प्रिंसिपल डायरेक्टली बायर के नाम बिलिंग कर रहा है और बायर प्रिंसिपल को पेमेंट कर रहा है, उस केस में वो एजेंट नहीं होगा, इस केस में वो एजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इन सच सिनेरियो फॉलोइंग एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ गुड फ्रॉम सप्लायर, ये देखो ये सारा का सारा वही है, रिसिपेंट सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस फ्रॉम DCA, और ये बताई दिया कि सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस फ्रॉम DCA किसको देगा? सप्लायर को। सप्लाई ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज बाय DCA टू रिसिपेंट, it is clarified that in cases where DCA is not an agent under para 3 of schedule 1, the temporary short term transaction based loan being provided by DCA to the buyer is a supply of service by the DCA to the recipient on principal to principal basis and is an independent supply. Interest being charged by the DCA would not form part of the value of supply of goods, वो गुड्स की, ये मतलब इंडिपेंडेंट सप्लाई मानी जाएगी। ये तो आप भी मानते हैं ना, भाई प्रिंसिपल ने DCA को सप्लाई दिया और DCA ने बायर को, ये तो गुड्स की बात होगी। अब DCA इसको लोन देता है या DCA क्या करता है, इससे इसको क्या मतलब है? भाई बायर ने पेमेंट दिया है, वो अपने पास से दिया है या DCA से लेके दिया है, इसको कोई मतलब है क्या प्रिंसिपल को? मुझे बताइए। प्रिंसिपल को कोई सेंस नहीं है, प्रिंसिपल को कोई मतलब नहीं है कि बायर ने पैसा कहाँ से दिया है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या प्रिंसिपल जब बिल बनाएगा तो वैल्यू में क्या इस इंटरेस्ट कंपोनेंट को भी ऐड करेगा? भी क्यों करेगा, ऐड क्यों करेगा? इसको मतलब क्या है कि जो बायर है उसने पैसा कहाँ से दिया है, ठीक है ना। बायर को मतलब नहीं है, प्रिंसिपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बायर ने पैसा DCA से, डेल क्रेडिटर एजेंट से लेके दिया है या फिर डायरेक्टली अपने पास से दिया है या कहीं और कहीं से लोन लिया है। तो फिर यहाँ इसकी वैल्यू में ऐड करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो यही इन्होंने बताया, द इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाय द DCA वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई टू द बायर बाय द सप्लायर। ये तो केस कब हो गया? जब वो एजेंट नहीं था, नॉट एन एजेंट, ये वाला केस है। जब वो एजेंट है तो क्या होगा? तो एक बार आप लोग
मैंने जो बताया वो ये, इस केस में क्या एक्टिविटी होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर करेगा डीसीए को, फर्दर सप्लाई ऑफ, भाई एजेंट कब बनेगा, जब प्रिंसिपल डीसीए बायर, प्रिंसिपल बिलिंग करेगा डीसीए के नाम से और डीसीए बिलिंग करेगा अपना नाम यूज करते हुए बायर के नाम से। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये ही शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग किसमें आ जाएगा, आपके शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग 1 जो जीएसटी है उसमें आ जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा। तो ये वो वाले केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर टू द डीसीए, फर्दर सप्लाई ऑफ, फर्दर क्या हो रहा है, डीसीए किसको दे रहा है, रिसिपेंट को। रिसिपेंट का मतलब समझ लेना यहाँ पे बायर है, जहाँ रिसिपेंट वर्ड है उसका मतलब है बायर। रिसिपेंट क्यों वर्ड यूज किया है यहाँ पे, गुड्स को रिसीव तो ये करेगा ना, इसलिए रिसिपेंट वर्ड लिख दिया, अल्टीमेटली है ये बायर ही। सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज बाय डीसीए टू सप्लायर ऑफ द रिसिपेंट, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, उधार दे रहा है डीसीए टू द रिसिपेंट, डीसीए रिसिपेंट को। तो यहाँ पे ये बताया, इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केसेस वेयर द डीसीए इज एन एजेंट अंडर पैरा 3, वो एजेंट है। एजेंट क्यों है, क्योंकि वो अपने नाम से बिलिंग दे रहा है। See, the temporary short-term transaction-based credit being provided by DCA to the buyer no longer retain its character of an, ये independent supply है क्या, it's subsumed in the तो ये गुड्स की सप्लाई में ही मर्ज हो जाएगी क्योंकि वो एजेंट बन गया वहां पे। पहले वाले केस में वो एजेंट नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड, यहाँ पे इंक्लूड होगी। अब देखो ये समझने वाली बातें होगी, अब थोड़ी सी रटने की बात भी कर लेते हैं इसमें। 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट में मैं रटने वाली बात बता देता हूँ आपको इसमें, जो आपको याद रखनी है। देखो इसमें केवल इतना याद रखना है, 3 केस हो गए डेल क्रेडर एजेंट वाले केस में। पहला है, पहले केस में तो क्या बताया इन्होंने कि डेल क्रेडर एजेंट जो है, डेल क्रेडर एजेंट में पहला तो ये बोलेगा कि वो एजेंट कब बनेगा। ठीक है, डेल क्रेडर में इंटरेस्ट वाला पॉइंट बता रहा हूँ, वो तो आ गया आपके एजेंट कब बनेगा। तो इंटरेस्ट वाले में आप देखोगे अगर वो एजेंट है, सर एजेंट कब होगा, एजेंट होगा, एजेंट, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ, डीसीए। तो चेक करो, अरे ये फाउंडेशन वाले आने लग गए। इंटरेस्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट डीसीए। अब इसमें आप चेक करोगे एजेंट, आंसर आता है एजेंट का, यस एजेंट है। एजेंट यस में कब आएगा, यस में जब आएगा, यस में आएगा प्रिंसिपल एजेंट बायर, प्रिंसिपल ने एजेंट के नाम से, एजेंट ने बायर के नाम से भी लिंक किया, तो यस में आंसर आएगा। अगर एजेंट है तो ये इंक्लूड होगा वैल्यू में। ठीक है, और यहाँ आंसर आता है नो में, ये कब आएगा, प्रिंसिपल एजेंट बायर, प्रिंसिपल ने बायर के नाम से, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ये पूरा, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है डेल क्रेडर एजेंट। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना आपको पढ़ के आना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपका हो जाना चाहिए। कोशिश करेंगे कल सप्लाई वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना। सप्लाई का डेफिनेशन अब कुछ नहीं बचा है इसमें, 1-2 शेड्यूल बचे हैं बस, तो इतना पढ़ के आना है। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। जो फाउंडेशन के बच्चे ऐड हुए हैं वो रिज्वाइन कर लेना अभी 1 मिनट बाद। फाउंडेशन के जो भी ऐड है वो रिज्वाइन कर लेना 1 मिनट बाद।